हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 जुलाई 2026 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सरवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग ये जो दो आर्टिकल्स हैं एक्सप्लेन पेज के, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स पर हम लोग चलें उससे पहले हम लोग आज का जो न्यूज़पेपर है उसका फ्रंट पेज देखते हैं और फिर इन आर्टिकल्स पर चलेंगे। ठीक है, तो ये आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और इसमें बात की गई है कि पिटिशंस फ्लैग पुलिस एक्सेसेस, सुप्रीम कोर्ट वेज इंडिपेंडेंट प्रोब ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कई सारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं या पिटिशंस लगाई गई हैं और जिसमें ये कहा गया है कि अभी दिल्ली या उसके मतलब देश के और शहरों में जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट या छात्रों का जो एक आंदोलन चल रहा था उसमें किस तरीके से पुलिस ने जो है वो मतलब एक्सट्रीम लिमिट्स को क्रॉस किया है ना। तो उस चीज़ को लेकर पिटिशंस लगाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जांच के ऑप्शन की बात की है। ठीक है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की बात यहाँ पर की गई है ताकि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से जो है वो जितने भी आरोप यहाँ पर पुलिस के ऊपर लगे हैं, ठीक है, उन सब की जाँच हो सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बात की गई है। अब फ्यूचर में इस पर देखते हैं कि क्या जो है वो निकल के आता है। लेकिन इसी को लेकर एक इसी से रिलेटेड मतलब इसी तरीके के प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ है बिहार में उसको लेकर एक आर्टिकल है जो एक्सप्लेन पेज पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं, लेकिन एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स जो है वो हेल्पफुल लगते हैं तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी आपको दिख रही है। कुछ भी अमाउंट जो आपको लगे आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसमें प्लीज़ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें सो दैट कि इस इनिशिएटिव को हम लंबे समय तक सस्टेन कर सकें। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब हम लोग जो है वो अपने आर्टिकल्स पर चलते हैं। तो ये वाला आर्टिकल है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस गवर्न द यूज़ ऑफ सोफेस्टिकेटेड आर्म्स एट प्रोटेस्ट। ठीक है, अब देखिए क्या ये मामला है। तो यहाँ पर एक बिहार का जिला है दैट इज सिवान। ठीक है, तो वहाँ का एक कांस्टेबल था जिसका नाम था अभिषेक कुमार। ठीक है, इसको बिहार पुलिस ने जो है वो सस्पेंड कर दिया है। और क्यों सस्पेंड किया गया है? क्योंकि अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था इस दौरान ये देखा गया कि इसने जो है वो अपनी AK-47, इसके पास AK-47 राइफल थी, उससे इसने जो है वो 4 राउंड्स फायर किए हैं हवा में। ठीक है, ये आपने बहुत एक मतलब सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा एक फुटेज, एक फ़ोटो, एक वीडियो जो है वो वायरल भी हो रहा था, है ना। एक व्यक्ति जो है वो इस तरीके की AK-47 लेके चल रहा है और उसने हवा में जो है वो फायरिंग की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि कैन द पुलिस यूज सोफेस्टिकेटेड वेपन्स ड्यूरिंग बंस एंड प्रोटेस्ट। क्या पुलिस जो है वो इस तरीके के AK-47 जैसे सोफेस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किसी भी इस तरीके के बंद या आंदोलन या प्रोटेस्ट के दौरान कर सकती है या नहीं कर सकती है? ठीक है, अब देखो इसको लेकर कोई यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ तो नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे मेन कारण ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो शेड्यूल 7 है जिसको हम 7वीं अनुसूची कहते हैं, उसमें बेसिकली 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो भी कानून बनाने की शक्ति है, जो पावर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है दैट इज BNS, या जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है दैट इज BNSS, और स्टेट पुलिस मैनुअल्स में इस इशू को लेकर कुछ बातें लिखी गई हैं, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। बट आप ओवरऑल ये याद रखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसलिए इस तरीके के इशू को लेकर कि क्या पुलिस किसी भी तरीके के बंद या प्रोटेस्ट के दौरान सोफेस्टिकेटेड वेपन्स का यूज़ कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसको लेकर कोई भी सेंट्रल लॉ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर स्टेट पुलिस के मैनुअल्स क्या कहते हैं और जो भारतीय न्याय संहिता है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो इस बारे में क्या कहती है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ये बिहार का मामला है, तो बिहार पुलिस का जो मैनुअल है वो क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए तो जो बिहार पुलिस का मैनुअल है उसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एंड डायरेक्टिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है, मतलब जो
बिहार पुलिस मैनुअल का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि लॉ को, कानून को किस तरीके से लागू करना है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो डायरेक्टिव्स या निर्देश जारी हुए हैं, उसमें यह कहा गया है कि द डिप्लॉयमेंट एंड फायरिंग ऑफ ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स लाइक AK-47 आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। ठीक है, ये बात साफ साफ लिखी गई है कि AK-47 जैसी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल, ठीक है, इसको कहाँ पर यूज़ करना है और कब इसको फायरिंग करनी है, इसकी ये जो है ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स जैसे कि AK-47 हो गया, या इंसास हो गया, या SLRs हो गया, इनको क्लासीफाई किया गया है एज प्लाटून एंड सेक्शन आर्म्स। ठीक है, और ये जो है वो सिर्फ उसी समय डिप्लॉय किए जाने चाहिए विद फॉर्मेशन यूनिट्स रादर देन इंडिविजुअल पर्सनल। ठीक है, कि फॉर्मेशन यूनिट्स को इनको डिप्लॉय किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल पर्सनस को। और ये भी बोला गया है कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ में इनका इस्तेमाल जो है वो प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, समझ गए बात। इसके बाद यहाँ पर कुछ मतलब वो दिया गया जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप्स जो SSGs होते हैं, ठीक है, VIP के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि चीफ मिनिस्टर या गवर्नर की सुरक्षा में जो लगे हुए सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए ये है। स्पेशल टास्क फोर्स है, कोई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, या कोई एंटी नक्सल या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन यूनिट्स है, ठीक है, हाई थ्रेट या काउंटर इंसर्जेंसी जोन्स है, या फिर कहीं पर एंटी एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेशनल एरियाज है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। बट जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वहाँ पर आप, मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो सड़कों पर घूम रही है ना, गश्त कर रही है ना, तो उसमें वो AK-47 लेके घूमेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो MHA की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो स्टेट के सर्कुलर्स हैं, स्टेट को जो सर्कुलर दिया गया है उसमें लिखा गया है कि रेगुलर बॉडी गार्ड्स असाइन टू पॉलिटिशियंस, जजेस और सीनियर IAS एंड IPS ऑफिसर्स आर नॉट टू कैरी AK-47। ठीक है, जो रेगुलर बॉडी गार्ड्स हैं, जो पॉलिटिशियंस को बॉडी गार्ड्स मिलते हैं, जजेस को बॉडी गार्ड्स मिलते हैं, या जो सीनियर IAS और IPS ऑफिसर्स को बॉडी गार्ड मिलते हैं, वो AK-47 कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये साफ साफ लिखा गया है, दे नॉट टू कैरी द AK-47। और स्टेट डायरेक्टिव्स ये मैंडेट करते हैं कि रिप्लेसिंग ऑटोमेटिक राइफल्स ऑन बॉडी गार्ड ड्यूटी विद शॉर्ट रेंज वेपन्स लाइक रिवॉल्वर्स, पिस्टन्स एंड कार्बिन्स। ठीक है, कि जो भी ऐसे रेगुलर बॉडी गार्ड्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति किसी प्रोमिनेंट पर्सन के अगर बॉडी गार्ड हैं, तो उनके पास ऑटोमेटिक राइफल के बजाय इस तरीके के जो शॉर्ट रेंज वेपन्स हैं, चाहे वो रिवॉल्वर है या पिस्टल है या कार्बिन है, ये यूज़ कर सकते हैं, बट AK-47 नहीं कैरी कर सकते। ठीक है ना, ये बात साफ साफ लिखी है। अब यहाँ पर ये जो सिवान का केस है, यहाँ पे आप प्रेस रिलीज बाय बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स, जो बिहार के पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि कांस्टेबल अभिषेक कुमार जो है वो एक AK-47 राइफल कैरी कर रहे थे, और उन्होंने हवा में जो है वो 4 राउंड्स फायर किए आफ्टर ही वॉज बिसीज्ड बाय अ मॉब। बिसीज्ड बाय अ मॉब मतलब जब उसको भीड़ ने घेर लिया पूरी तरह से, तो उसने 4 राउंड हवा में फायर किए। ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर्स के जो सोर्सेज है उनका ये कहना है कि द कांस्टेबल वाज वन ऑफ द 2 बॉडीगार्ड्स असाइंड टू द सिवान SP पूरन कुमार झा। सिवान के जो SP हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज पूरन कुमार झा। SP जो है वो एक IPS ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो पूरन कुमार झा जो है उनको जो 2 बॉडीगार्ड असाइन किए गए थे उसमें से एक ये थे, ठीक है, अभिषेक कुमार। द कांस्टेबल रिपोर्टेडली यूज्ड हिज वेपन विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम हिज सीनियर्स आफ्टर द SP वाज पेल्टेड स्टोन्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। तो इसमें यह कहा गया है कि अभिषेक कुमार जो कांस्टेबल थे, उन्होंने अपने AK-47 का इस्तेमाल बिना अपने सीनियर्स की ऑर्डर से किया था, और ऐसा तब किया जब SP जो थे ये पूरन कुमार झा, इनके ऊपर भीड़ की तरफ से जो है वो पत्थरबाजी की गई, तो उन्होंने जो है वो अपना कांस्टेबल या जो बॉडीगार्ड थे उनके SP के, उन्होंने ये अपने हथियार यानी कि AK-47 का इस्तेमाल किया। हालांकि उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हवा में फायरिंग की है उन्होंने, लेकिन फिर भी ये अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मर DJP रहे हैं, नाम यहाँ पर आई थिंक नहीं दिया हुआ है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया है कि 2 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कैन बी यूज्ड इन एंटी-माओइस्ट, एंटी-टेररिस्ट एंड अदर सच ऑपरेशंस। हाउ कैन द पुलिस डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल प्रोटेस्ट एंड द वन इन विच मॉब अटैक्स द पुलिस? इफ एन SP इज अंडर अटैक, कैन हिज बॉडीगार्ड वेट टू गेट एन ऑर्डर? दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस विदाउट क्लियर आंसर्स। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि इस तरीके के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है AK-47 जैसे, इनका इस्तेमाल आप मॉबिस्ट के अगेंस्ट कर सकते हैं, टेररिस्ट के अगेंस्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके के जो भी और ऑपरेशंस हैं उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो एक नॉर्मल प्रोटेस्ट को, और एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें भीड़ जो है वो किसी पुलिस वाले को के ऊपर अटैक कर रही हो, तो पुलिस उस चीज़ को, उन दोनों तरीके के जो अटैक्स हैं, ठीक है, या दोनों तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करे। अगर SP जो है उसके ऊपर ही अटैक कर रही है पुलिस, तो उसका बॉडीगार्ड जो है वो सीनियर्स के ऑर्डर का वेट करेगा क्या, है ना। तो इनका यही कहना है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है जिनका कोई क्लियर आंसर नहीं है।
ठीक है, तो ये बेसिकली वहाँ का जो पुलिस मैनुअल है वो क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया, और स्पेसिफिक ये जो पूरा केस था वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब जो BNSS है उसके प्रोविजंस की अगर हम बात करें, तो अंडर स्टैट्यूटरी पुलिस मैनुअल्स एंड प्रोसीजर्स विच इज गवर्नड अलॉन्ग साइड प्रोविजंस इन द प्रोसीजरल कोड्स लाइक BNSS एंड CRPC, देयर इज अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन ऑटोमेटिक फायर आर्म्स लाइक द AK-47 ड्यूरिंग सिविलियन प्रोटेस्ट। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर लिखी गई है कि कोई भी अगर सिविलियन प्रोटेस्ट है तो उसमें आप इस तरीके के ऑटोमेटिक फायर आर्म जैसे कि AK-47 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली उस पर बैन है। ठीक है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर यह बात समझाई है कि देयर इज अ क्लियर एस्केलेशन प्रोटोकॉल इन केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सिविलियन प्रोटेस्ट, कि अगर इस तरीके के किसी सिविलियन प्रोटेस्ट के दौरान अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या होती है तो प्रोटोकॉल्स को कैसे धीमे धीमे करके एक्सकेलेट करते हैं। मतलब पहले जो है सबसे पहले वर्बल वार्निंग्स दी जाएंगी, ठीक है, मतलब बोल के जो है वो चेतावनी दी जाएंगी। उसके बाद हो सकता है कि प्रोटेस्टर्स के साथ कुछ बातचीत की जाए, कुछ नेगोशिएशन किया जाए। अगर उससे भी बात नहीं बनती है, उससे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं आता है, तो फिर आप बैरिकेड्स वगैरह लगा सकते हैं, फिजिकल बैरिकेडिंग लगा सकते हैं। उस भीड़ को आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन कर सकते हैं, या उनको आप एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोक सकते हैं बैरिकेडिंग वगैरह लगा के। ठीक है, अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर आप वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, पानी से उनके ऊपर जो है वो बौछारें कर सकते हैं, या फिर आप टीयर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी अगर काम नहीं चलता है तो फिर लाठीचार्ज की जा सकती है। ठीक है, या फिर नॉन लीथल और रियर्ट कंट्रोल राउंड जैसे कि रबर बुलेट्स या टीयर शेल्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसी ऑर्डर में करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात बोली है, डिस्चार्जिंग फायर आर्म्स इज परमिटेड ओनली एज एन एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ इन सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट लीथल थ्रेट्स और टू प्रिवेंट द एमिनेंट लूटिंग ऑफ पुलिस आर्मरीज एंड वेपन्स। तो हथियार का इस्तेमाल, ठीक है, फायर आर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जा सकता है, मतलब एक लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ। कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके का कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई मतलब हथियार वगैरह लेके आ गया और वो किसी को मार रहा है, ठीक है, उससे लोगों की जान जा रही है, तो उस व्यक्ति को आप मार सकते हैं, मतलब पुलिस उस व्यक्ति को जो है वो मार सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें यह दिखाया जाएगा कि पुलिस जो है वो वहां पर लॉस ऑफ लाइफ को प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, या फिर यह हो सकता है कि मान लीजिए पुलिस के ऊपर ही किसी ने हमला कर दिया, ठीक है, लीथल थ्रेट्स, पत्थरबाजी वगैरह नहीं, मान लीजिए पुलिस के ऊपर किसी ने गोलियां वगैरह चला दी, तो पुलिस जो है वो अपने आत्मरक्षा में या सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर सकती है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कभी ऐसा हो रहा है कि जो पुलिस के आर्मरीज हैं, मतलब जहाँ पर पुलिस के हथियार वगैरह होते हैं, है ना, पुलिस के जो हथियार हैं या पुलिस के जो वेपन्स वगैरह हैं, अगर उनको लूटा जा रहा है या उनको लूटे जाने का खतरा है, तो उस स्थिति में पुलिस इस तरीके का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पर यह लिखा गया है कि रूल्स ये कहते हैं कि आप इस तरीके के ऑटोमेटिक वेपन का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वार्निंग के लिए भी या हवाई में हवा शॉट्स करने के लिए भी, और वो भी विदाउट एक्सप्लिसिट ऑर्डर, तो ये बेसिकली आपके डिसिप्लिन का और SOP का ब्रीच है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को लेकर जो सेंट्रल लॉज हैं वो क्या है, मैंने आपको बताया कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसीलिए जो ऑटोमेटिक फायर आर्म्स का इस्तेमाल है वो इंडिविजुअल स्टेट पुलिस मैनुअल्स या पुलिस रेगुलेशंस और SOPs में के द्वारा गवर्न किया जाता है। लेकिन AK-47 राइफल जो है उसको क्लासीफाई किया गया है एज अ प्रोहिबिटेड बोर हाई रेट ऑफ फायर वेपन्स अक्रॉस द कंट्री विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन इसको लेकर जो है वो एक्सेप्शंस बहुत कम है। ठीक है, ये किसी भी रूटीन बीट कांस्टेबल्स को एवरीडे या फिर एवरीडे लॉ इन्फोर्समेंट के लिए इशू नहीं किया जाता है। ठीक है, प्राइमरीली ये एलोकेट किया जाता है टू स्पेशलाइज यूनिट जैसे कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए या स्पेशल टास्क फोर्सेस के लिए, काउंटर टेररिज्म या एंटी टेरर स्क्वाड्स या VIP प्रोटेक्शन, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, या फिर कभी किसी प्रकार के कोई दंगे हो रहे हैं या बॉर्डर कंट्रोल कमांडो, सिर्फ उन्हीं को इशू किया जाता है। ठीक है, तो मेरा एक सवाल यहाँ पर और है, जो सवाल हालांकि इन्होंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, बट वो मैं पूछना चाहूँगा या जानना चाहूँगा। ठीक है, उसका मेरे को वैसे मतलब सोशल मीडिया पे भी कहीं जवाब नहीं मिला। अगर आपको इसका कोई आइडिया है तो आप मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि उस कांस्टेबल के पास ये AK-47 आई कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया है कि इस तरीके के जो रूटीन कांस्टेबल्स हैं या जो एवरीडे लॉ इन्फोर्समेंट है उसके लिए तो इनको इशू नहीं किया जाता AK-47 को, तो AK-47 इस कांस्टेबल के पास आई कहाँ से, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो इसका सवाल का जवाब अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग जानकारी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो नॉलेज आपका भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, है ना। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है, अगर आपको पता है, आपने अगर और थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स अगर आपके पास हो तो उससे बताइएगा। ठीक है, अदरवाइज़ सोशल मीडिया पर और इधर उधर तो बहुत सारी चर्चाएँ भी होती हैं, और ऐसे समय पर जो ज़्यादातर खबरें निकल के आती हैं, ठीक है, वो जनरली फेक भी बहुत होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ कुछ भी बात बताने से पहले थोड़ा सा जो है वो उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपका जो
सोर्स है, इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है ना, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन चलिए, इसके बाद हम लोग एक और आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छा आर्टिकल है, हालांकि इस आर्टिकल को लेकर हम लोग पहले भी, मतलब इस इशू को लेकर हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, और काफ़ी एक प्रोमिनेंट कंसेप्ट है, आप कह सकते हैं, इकोनॉमी का। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है रुपीज़ जर्नी फ्रॉम ओवर वैल्यूड टू अंडर वैल्यूड। ठीक है, अब ये क्या है पूरा का पूरा मामला, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ पर यह लिखा गया है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो हार्ड हो रहे हैं, मतलब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो ईरान और यूएस के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो फिर से रिज्यूम हो गई है ना। बीच में तो एक बार लग रहा था कि मामला जो है वो अब शांत हो जाएगा, है ना, इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ था, लेकिन फिर से इन्होंने जो है वो अपना शुरू कर दिया लड़ाई। तो इन सब की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 14 जुलाई का डेटा दिया गया है कि यहाँ पर रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले फिर से 96 को क्रॉस कर दिया है, ठीक है, और उसी लेवल पर लगभग बना हुआ है फ्राइडे तक, मतलब अभी 2-3 दिन पहले तक, ठीक है। अब इसमें ये लिखा गया है कि जो ये डेली स्ट्राइक्स, मतलब जो ये ईरान और यूएस के बीच में जो स्ट्राइक्स चल रहे थे, जब ये बीच में थोड़े टाइम के लिए रुके थे, तो उस समय ये देखा था कि जो हमारे डोमेस्टिक करेंसी है, यानी कि जो हमारा रुपया है इन कंपैरिजन टू डॉलर, वो लगभग 95.9 के आसपास आ गया था, और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अगर हम कहें तो लगभग $85 पर बैरल के आसपास आ गए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से ये जो है वो अभी $95 के ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब जो स्पाइक्स हो रहे हैं या जो ड्रॉप्स हो रहे हैं, उस दौरान अगर हम बात करें तो रुपया जो है वो 20 मई को सबसे लोएस्ट स्तर पर पहुंच चुका था 96.96, ठीक है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 30 अप्रैल को बताया गया है कि $126 पर बैरल को पार कर गया था। तो इन दोनों चीज़ों से ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि रुपया जो है वो एक ओवर वैल्यूड करेंसी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हमें ये बात समझ में आई। अब ये ओवर वैल्यूड करेंसी क्या होती है ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसके विपरीत, मतलब जो ये कंडीशन देखने को मिल रही है, इसके विपरीत जो आरबीआई के गवर्नर है, दैट इज संजय मल्होत्रा, उन्होंने हिंदू बिजनेस लाइन को दिया अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वन कुड आर्ग्यू दैट द रुपी हैज़ बिकम अंडर वैल्यूड, ठीक है, कि मतलब कोई व्यक्ति जो है वो ये आर्ग्यू कर सकता है कि रुपया जो है वो अंडर वैल्यूड हो गया है। लेकिन अगर एक बार वेस्ट एशिया में या पश्चिम एशिया में जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, अगर वो सामान्य होते हैं, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि रुपया जो है वो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। और जो एक्सटर्नल शॉक ड्रिवन वॉलेटिलिटी है ना, अगर वो एक बार ठीक हो जाएगी तो, या मतलब जैसा हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के जो इंसिडेंसेस हुए हैं उसके बाद रुपया अप्रिशिएट किया है, तो अभी भी करेगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है ना। अब इसको हम समझेंगे। देखो, यहाँ पर ये लिखा है कि सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है, कि कोई भी करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको समझने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है दो एक्सचेंज रेट्स, जिसको कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि नीर, या फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि रीर, ठीक है। ये दो इंडेक्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इन बेसिकली जो नीर और रीर है, जैसे मैंने आपको बताया कि रुपया जो है वो 96 को क्रॉस कर गया पर डॉलर, तो उसमें हम बेसिकली रुपये को कंपैरिजन कर रहे हैं ओनली विद द डॉलर। लेकिन ये जो नीर और रीर है, ठीक है, जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, चाहे वो नॉमिनल हो या रियल हो, ये बेसिकली हमें रुपये का जो मूवमेंट है वो बताते हैं, नॉट जस्ट अगेंस्ट द डॉलर बट अ बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी कि जिन देशों के साथ हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, ज़्यादा है, ठीक है, उन देशों की करेंसीज के कंपैरिजन में हमारा रुपया जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। मतलब एक सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं, एक जनरल ट्रेंड अगर हम पकड़ के चलें, पूरे के पूरे उन करेंसीज का एक बास्केट बनाए जिनके साथ हमारा ट्रेड होता है, ठीक है, और उसके साथ हम ये कंपैरिजन करें कि हमारा जो रुपया है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ है, क्या वो उन करेंसीज के कंपैरिजन में या उस बास्केट ऑफ करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, वो हम ट्रैक करते हैं ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से, ठीक है। अब ये नीर और रील में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर यह लिखा है, इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर एक एनालॉजी ड्रॉ की है जिससे आपको ये चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी कि नीर और रीर जो है ये उसी तरीके के इंडिसीज या इंडेक्स हैं जो कि सीपीआई की तरह हैं। सीपीआई समझते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई बेसिकली क्या होता है, देखो, सीपीआई एक वेटेड एवरेज रिटेल प्राइस वैल्यू है ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गिवन मंथ और ईयर रिलेटिव टू अ फिक्स बेस पीरियड। सीपीआई समझते हैं पहले। सीपीआई बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, मतलब जो सामान आम तौर पर
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में घरों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए खाने पीने का सामान है, ठीक है, आपके जो कपड़े वगैरह आप पहनते हैं वो है, ठीक है, या जो आप जूते पहनते हैं वो है, या जो बालों में आप तेल लगाते हैं, जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, तो इन कंज्यूमर गुड्स का एक बास्केट बनाया जाता है ना, और उसका भी वेटेड एवरेज लिया जाता है। मतलब वेटेड एवरेज का मतलब है कि कौन सा सामान आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो उसका वेट उस बास्केट में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे परफ्यूम हर कोई यूज़ नहीं कर रहा है लेट से, लेकिन रोटी दाल, है ना, मतलब चावल गेहूँ ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो फूड आइटम्स हैं उनका एवरेज ज़्यादा होगा, है ना। बाकी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल, उनका जो वेटेड एवरेज है वो थोड़ा सा कम होगा। समझ रहे हैं? तो उस तरीके का एक बास्केट बनाया जाता है और उनका प्राइस ट्रैक किया जाता है। तो उनके प्राइस को ट्रैक करके हमें समझ में आता है कि जो जनरल हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो इसी से पता लगता है कि एक आम जनता की जो जेब है उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको इन्फ्लेशन जो है वो कितना ज़्यादा या कम जो है वो बियर करना पड़ेगा, वो सीपीआई से समझ में आता है। तो उसी तरीके का चीज़ जो है वो इसमें भी है। ठीक है, नीर और रीर देखो वो भी इसी तरीके के इंडिसीज हैं। इंडिसीज इज नथिंग बट द प्लूरल ऑफ इंडेक्स, है ना, क्योंकि दो है तो इसलिए उसको इंडिसीज कह रहे हैं, इंडेक्सेस नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि रुपये का जो एक्सचेंज रेट है विजा वी द करेंसीज ऑफ द कंट्रीज की ट्रेड पार्टनर्स, मतलब ऐसे देश जिनके साथ हमारा ज़्यादा व्यापार होता है, ठीक है, उसमें बेसिकली 40 करेंसीज हम लोग लेते हैं। मतलब ऐसी आप कह सकते हैं टॉप 40 कंट्रीज जिनके साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा है ना, और उनके साथ हम देखते हैं कि हमारा जो रुपये का एक्सचेंज रेट है वो क्या है। ठीक है, उसको कंपेरिजन किया जाता है और उसमें एक बेस ईयर भी लेते हैं। जो बेस ईयर में हमने वैल्यू ली हुई है 100 की, और ये बेस ईयर लिया गया है 2015-16 का। ठीक है, अब ये जो करेंसी का वेट है ये कैसे डिराइव होता है? फ्रॉम द शेयर ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीज इन इंडिया टोटल फॉरेन ट्रेड, यानी कि जिस देश के साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो उस देश की करेंसी का जो वेट है ना, वो उस पूरे के पूरे बास्केट में वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वही चीज़ उन्होंने फिर से बताई कि जैसे सीपीआई में बात करें तो सीपीआई में हर कमोडिटी का वेट जो है वो कैसा होता है कि उसका जो ओवरऑल कंजम्पशन है, ठीक है, उसमें कितनी इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड आइटम्स जो है वो ज़्यादा लोग या ऑलमोस्ट सभी लोग कंज्यूम करते हैं, तो फूड आइटम्स का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको सीपीआई के बास्केट में। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ पर ये जो 40 कंट्रीज़ हैं ये वो देश है जिनके साथ हमारा जो टोटल ट्रेड है, मतलब जितना हम टोटल ट्रेड करते हैं सभी देशों के साथ, उसमें से 88% जो है वो इन्हीं 40 कंट्रीज़ के साथ होता है। ठीक है, तो उन्हीं 40 कंट्रीज़ को हमने इस बास्केट में लिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो यूपीएससी या कोई भी और एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम भी अगर होगा तो उसमें आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये पूछा जाएगा कि ये 40 करेंसीज कौन सी हैं, या इनमें से आपको कुछ करेंसीज के नाम दे दिए जाएंगे इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये 40 से 40 करेंसीज याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी मेजर करेंसीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि जिसके साथ हमारा ट्रेड ज़्यादा होता है तो वो इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह लिखा गया है कि नवंबर 2024 में जो रुपये का एवरेज एक्सचेंज रेट है डॉलर के कंपैरिजन में वॉज 84.4, मतलब $1 वॉज इक्वल टू रुपीज़ 84.4, ये बता रहे हैं नवंबर 2024 का डेटा। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि जो नीर इंडेक्स जो है उस समय था 91.68। इसका मतलब रुपया जो है वो 2015-16 के कंपैरिजन में बाकी करेंसीज, ठीक है, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारा रुपया जो है वो ऑलरेडी 8.3% नीचे जा चुका है, क्योंकि 100 इज़ द वैल्यू एवरेज, मतलब जो एक बेस वैल्यू है वो 2015-16 की 100 है ना, नीर की भी और रीर की भी। तो अगर नीर जो है वो 91.68 हो गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली 2015-16 के कंपैरिजन में हमारे देश का जो रुपया है, ये जो हमारे देश की करेंसी है, वो वर्ल्ड के ऐसे टॉप देश जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार है उनके कंपैरिजन में, उनकी करेंसी के कंपैरिजन में हमारा रुपया जो है वो लगभग 8% के आसपास नीचे गिर चुका है। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब ये है। अब जो नीर है, नीर बेसिकली एक ऐसा समरी इंडेक्स है जो कैप्चर करता है मूवमेंट्स इन दी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी रिलेटिव टू अ बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज विदाउट फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो ये नीर है इसमें हम इन्फ्लेशन को मतलब अलग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर देखो किसी देश का जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो उसके डोमेस्टिक इन्फ्लेशन से ज़्यादा गिरता है, मतलब कम गिरता है, ठीक है,
कि मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट जैसे 5% गिरा, या डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है वो अगर 6% बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रुपया जो है वो रियल टर्म्स में क्या कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। समझ रहे बात, है ना, समझ रहे बात। अब यहां पर ये लिखा है कि द रीर इज बेसिकली द नीर इंडेक्स एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स बिटवीन इंडिया एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। अब जो रीर है उसमें बेसिकली वो है तो नीर ही एक तरीके से, लेकिन उसमें हम जो दो देशों के बीच में बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में इन्फ्लेशन का क्या डिफरेंस है वो भी समझते हैं, मतलब उसको भी उसमें अकाउंट करते हैं, ठीक है। इट इज हेंस आर ट्रू मेजर ऑफ वेदर द रुपी इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड अगेंस्ट द करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज। तो इसीलिए अगर हमें बाकी देशों के साथ अपने रुपये को कंपैरिजन करना हो कि हमारा रुपया जो है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेटर तरीका है, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली एक्सचेंज रेट को भी समझते हैं, मतलब दोनों देशों के बीच में क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको भी समझते हैं, और साथ ही साथ जो प्राइस मूवमेंट्स है, प्राइस मूवमेंट्स मतलब इन्फ्लेशन, उसको भी देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रुपये का जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है अगर वो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में जो प्राइजेस हैं दे राइज फास्टर देन इन अदर कंट्रीज, मतलब इंडिया में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो रीर क्या होगा, वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो इससे होगा क्या कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो रिलेटिवली महंगा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इंडिया का प्रोडक्ट महंगा होगा, और इंडिया का प्रोडक्ट अगर महंगा होगा, मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वो वर्ल्ड मार्केट में लेस कंपटीटिव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा सामान महंगा होगा तो उसको बाकी देशों के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है और देशों के वहाँ इन्फ्लेशन कम है, ठीक है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो बेसिकली मतलब ये है कि रुपये का एक्सचेंज रेट कितना ऊपर नीचे हो रहा है, उसको अगर हम मान के चलें कि वो फिक्स है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, तो हमारा सामान उस देश के सामान के कंपेरिजन में महंगा हो जाएगा, और महंगा अगर सामान हो गया तो वर्ल्ड मार्केट में हमारी कंपिटेटिवनेस कम हो जाएगी। समझ रहे बात, क्लियर है ना। इसके बाद आगे यहाँ पर ये दिया गया है कि द अकम्पनिंग चार्ट शोज द रीर इंडेक्स इन नवंबर 24, नवंबर 2024 में जो रीर की वैल्यू थी वो 108.03 थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको अगर ये चार्ट दिखाऊं, ये है देखो, ये नीचे वाली लाइन नीर की है, ऊपर वाली लाइन रीर की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, ध्यान रखना 2015-16 की बेस वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रुपी वॉज ओवर 8% हायर कंपेयर टू इट्स रियल इफेक्टिव एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 100 इन 2016, मेकिंग इट एन ओवर वैल्यूड करेंसी एट दैट टाइम। यानी कि उस समय हमारी जो करेंसी थी वो ओवर वैल्यूड थी, ठीक है। 100 से ऊपर का मतलब ओवर वैल्यूड, 100 से अंडर का मतलब अंडर वैल्यूड। लेकिन अगर हम 2026 के मई में आते हैं तो रुपया डॉलर एक्सचेंज रेट जब 95.5 था, ये मतलब अभी 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय नीर जो है वो 77 पर पहुंच गया और रीर जो है वो 89 के आसपास आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी करेंसी जो है वो अंडर वैल्यूड हो गई। हालांकि दोनों जो है वो थोड़ा सा रिकवर करती हैं जून के महीने में, और रील जो है वो अभी भी 91.26 बना हुआ है जून के महीने में। यानी कि रुपया जो है वो 8.7% कमज़ोर है अभी भी, ठीक है, क्योंकि 100 से आप इसको लेंगे माइनस करेंगे तो 8.7% अभी भी रुपया जो है वो रियल में वीक है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें रीर की, तो रीर जो है वो पहले अंडर ओवर वैल्यूड हुआ करता था, है ना, 100 से ऊपर। अगर आप जुलाई 2025 तक देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर वैल्यूज़ भी दिखाता हूँ, ठीक है। रीर की वैल्यू आप बात करें, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ तक, लगभग यहाँ तक की कोई वैल्यू ये बता रहे हैं कि यहाँ तक रीर जो है वो 100 से ऊपर था, मतलब हमारी करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड थी। लेकिन उसके बाद जो है वो, मतलब जो अभी आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं उसी वही बात है ना। एंड वेदर इट वुड अप्रिशिएट इन द वीक्स अहेड, यानी कि आने वाले समय में ये अप्रिशिएट करेगा, फेयर वैल्यू पे पहुंचेगा। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि रीर की वैल्यू एग्जैक्ट 100। तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तो वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा जो वेस्ट एशिया में टेंशन्स ईज होते हैं और वो कितना ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, और फिर जो कॉमर्शियल शिपिंग लेन्स हैं वो रीओपन होती है, या कोई इस तरीके की नई जियोपॉलिटिकल इंड्यूस एनर्जी सप्लाई शॉक्स नहीं आते हैं, या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ट्रेड एक्शंस नहीं लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी, ऑल दीज फेवरेबल कंडीशंस अगर रहेंगी, तब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि रुपीज़ गेन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेड कम्पिटिटिवनेस एडवांटेज इज ऑल्सो बॉर्न आउट बाय द एस्टिमेट्स ऑफ रियल ब्रॉड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
ठीक है, ये बेसिकली यूएस का एक फेडरल रिजर्व बैंक है, दैट इज सेंट लुइस। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली इस तरीके के जो 10-12 बैंक आई थिंक, वो मिला के वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है ना, जो फेड है वहाँ का, वो बनाते हैं। तो ये इसका एक रेट है, दैट इज़ रियल ब्रॉड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये रियल ब्रॉड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो आरबीआई के रीर की तरह ही है। ये बेसिकली क्या करता है कि कंट्री के एवरेज करेंसी वैल्यू को, ठीक है, वाइडर ग्रुप ऑफ 64 ट्रेड पार्टनर्स के साथ कंपेयर करता है ना, और इसका जो बेस ईयर है वो 2020 का है। तो ये थोड़ा सा इस बार इस वाले आर्टिकल में जो ये RBER है, दैट इज रियल ब्रॉड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये नई चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम रुपये की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस रीजनल बैंक विच इज़ वन ऑफ द 12 कंस्टिट्यूटिंग यूएस सेंट्रल बैंक और फेड, वही मैंने बताया कि यूएस सेंट्रल बैंक और फेड जो है वहाँ का, उसमें 12 बैंक हैं, उसमें से एक ये भी है। ठीक है, द फेड रिजर्व बैंक ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नवंबर 2024 में हमारा जो RBER था, रियल ब्रॉड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो 106.1 था, और जून 2026 में ये गिर के 90.15 के आसपास आ गया है। और वहीं अगर हम युआन की बात करें तो नवंबर 2024 में ये 92.16 था। ठीक है, इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड था और मच मोर कम्पिटिटिव करेंसी देन द रुपी। ठीक है, मतलब रुपये के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा उस समय ये कम्पिटिटिव था। लेकिन अभी हम लेटेस्ट अगर बात करें युआन की, तो जून 2026 में युआन जो है वो 92.24 पर आ गया है, और रुपये से वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब आज के समय में अगर हम बात करें तो रुपया जो है वो अंडर वैल्यूड तो है ही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो युआन से ज़्यादा कम्पिटिटिव करेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब जिस भी कंट्री का जो ये RBER है ना, क्योंकि ये सेम उस पर, मतलब आप कह सकते हैं कि सेम लेवल पर उनको मेजर करता है, सेम स्टैंडर्ड्स पर मेजर करता है। तो उस हिसाब से अगर आप समझेंगे कि जिस कंट्री का ये RBER, या जिस कंट्री की करेंसी का ये RBER ज़्यादा होगा, वो कंट्री जो है क्या होगी, उसका कम्पिटिटिवनेस उतनी कम होगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिवनेस, करेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स है उसको बूस्ट मिलना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो कम्पिटिटिवनेस और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है विजा वी इम्पोर्ट्स की, मतलब हमारे देश की अगर करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कम्पिटिटिव है, तो इससे फ़ायदा ये होना चाहिए कि हमारा जो, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वो नुकसानदायक है, तो उससे हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए। अब वो होगी या नहीं होगी, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी करेंसी ज़्यादा कम्पिटिटिव है तो दैट मीन्स कि हमारा जो सामान है वो दुनिया में एज़ कम्पेयर टू, जैसे युआन से कंपेरिजन किया तो युआन के कंपेरिजन में वो सस्ता होगा, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी बूस्ट होना चाहिए, है ना। तो अब वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी वो अलग बात है, बट कंसेप्ट वाइज ये है। समझ गए बात। चलिए, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के अब हम लोग। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। विद रेफरेंस टू नॉमिनल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीर मेजर्स द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स करेंसी विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। यस, ठीक है। रीर एडजस्ट नीर फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। यस, रीर में बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, और रीर की वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा है, क्योंकि बेस ईयर की वैल्यू 100 है, तो ये इंडिकेट करता है कि डोमेस्टिक करेंसी ओवर वैल्यूड है रिलेटेड टू द बेस ईयर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर विल बी सी 1, 2 एंड 3. Next is, a country's real effective exchange rate falls significantly below the base value of 100 while its nominal effective exchange rate also declines. Which of the following is the most appropriate implication? The country's exports are likely to become less competitive due to currency's appreciation. This is wrong. Second says the domestic currency has become relatively undervalued in real terms, potentially improving export competitiveness. Yes, this is correct. Inflation in the country has certainly increased faster than all its trading partners. This is wrong. And the country's foreign exchange reserves will automatically increase. No. Answer is B. Next is, with reference to the use of sophisticated firearms by police during protests in India, consider the following statements. The regulation of police firearms is primarily governed by the state police manuals and standard operating procedures. Yes. The Bharatiya Nyaya Sanhita explicitly authorizes the use of AK series rifles for crowd control. No. Police and public order are subjects under the state list of constitution. Yes, correct. Answer is A, 1 and 3 only. तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ जितना भी अमाउंट आपसे हो सके प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि आप लोगों के सपोर्ट से हम इस इनिशिएटिव को लंबे समय तक सस्टेन कर सकें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो चलिए, कल को फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।